हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस क्लासेस में। मेरा नाम है जयप्रकाश। मैं आपको पढ़ाने वाले आज फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ने वाले आज, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें देखिए इसको हम एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें आपको कौन चीज कहाँ से आ रहा है, किसका क्या मतलब होता है, इसके क्या प्रकार है, ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। अब देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहले इसके सब चैप्टर क्या है, चैप्टर में कौन कौन से शब्द हैं, इन सब लोगों को कैसे समझना है, यही सब चीजें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। अच्छा, मात्रक की जब बात आई गई है तो आवेश का कुछ और मात्रक हम पढ़ लेते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम होता है, इतना सीख है, लेकिन इसके बाद कुछ और चीजें भी होती हैं। चलिए यहाँ पर बता देते हैं आपको। देखिए, अब ये बहुत ही बेसिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो ठीक था, बोर्ड एग्जाम तो ठीक है, लेकिन ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। आप चैप्टर भी पढ़ रहे हो विद्युत आवेश तथा कूलाम, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसके बारे में आप एक ही चीज जानो, ध्यान से इत्मीनान से देखो। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। जो चीज पढ़ रहे हो आप उसको बेसिक से पढ़ो, और जो जो चीज इसमें आ रही है एक के बाद एक पढ़ते जाओ और कॉपी पे नोट करते जाओ। ऐसा नहीं कि आप बैठ कर देख रहे हैं वीडियो और कॉपी कुछ लिख नहीं रहे हैं। जब तक वीडियो चला तब तक दिमाग में चलेगा, उसका भूल जाएंगे। तो देखिए, ध्यान से पढ़िए और क्या करिए कि जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसे कॉपी पे नोट करते जाइए। अगर वीडियो तेज हो रहा है तो आप वीडियो को रोक कर लिख कर फिर आगे। चलिए देखते हैं। तो आवेश का जो आपका मात्रक है, मात्रक देखिए, आवेश का अगर देखा जाए, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। अगर आवेश का हम देखें सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, इसको इंग्लिश में भी यही लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इकाई होता है यूनिट। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम लिख देते हैं शॉर्ट में ESU। क्या लिख देते हैं, ESU। यानी कूलाम जो है आपका क्या है, एसआई मात्रक, किसका, आवेश का। हम मात्रक किसका पढ़ रहे हैं, हम मात्रक पढ़ रहे हैं आवेश का। देखिए, जो आवेश का मात्रक है एसआई पद्धति में होता है कूलाम, और आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम। अब आपका जो एक कूलाम होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3.3 × 10⁻9 ESU। यानी आपका एक कूलम किस तरह होता है, एक कूलम होता है 3.3 × 10⁻9 ESU के। आपका ये क्या है, आपका सीजीएस मात्रक, ये कौन सा है, एसआई मात्रक है। ये दो मात्रक हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, इतना ठीक है। देखिए, ये था किसका, आवेश का मात्रक। तो आप अभी तक क्या पढ़े, फिर से एक बार देख लीजिए। आप सबसे पहले देखिए, चैप्टर नाम था विद्युत आवेश तथा कूलम का नियम। तो सबसे पहले आप देखिए विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, पदार्थ का मौलिक गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, विद्युत आवेश। फिर विद्युत आवेश को आपने देखा कि उसका विद्युत आवेश को किस वजह से करते हैं, कि वह होता है या नहीं, यह यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और ई इसका मान कितना होता है, 106 × 10⁻⁻⁹ कूलम। उसके बाद आपने देखा आवेश कौन सी राशि है, आवेश आपकी अदिश राशि है। फिर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब मात्रक जब बात आ गई तो हम ये भी देख ले रहे हैं कि इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, सीरीज मात्रक क्या होता है, स्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। और एक कूलाम बराबर कितना होता है, 303 × 10⁻9 ESU। इतना ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अब हम देखेंगे आवेश के प्रकार। अब हम क्या देखें आगे, आवेश के प्रकार। देखिए, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार कितने होते हैं, देखिए, प्रकृति में अभी तक आवेश के मात्र 2 प्रकार खोजे गए हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार। अगर आपसे पूछे आवेश कितने प्रकार होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आप अगर देखना चाहते हैं प्रकार तो यहाँ देखिए। पहला होता है धन आवेश, पहला क्या होता है, धन आवेश, और दूसरा आपका होता है ऋणावेश। पहला क्या होता है आपका धनावेश, दूसरा क्या होता है ऋणावेश। अब धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है,
देखिए धनावेश और ऋणावेश तो आप समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कैसे बनता है, कोई पदार्थ कैसे धनावेशित होता है, कोई पदार्थ कैसे ऋणावेशित होता है, आप इसको पहले समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा आपको हम पढ़ाएंगे बेसिक चीज, एकदम बेसिक, ये अगर बेसिक आप समझ गए तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिक, अब बेसिक क्या है, देखिए कि जो भी पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलता है, अगर हम थोड़ा सा बात करें पदार्थ आपका मिलकर बना है परमाणु से, किससे मिलकर बना है, परमाणु से। अब ध्यान देखिए जो आपका परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना है, किससे किससे, परमाणु मिला है आपका इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो देखिए परमाणु कितने चीज से मिला है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जो आपका किसी पदार्थ का आवेश जो होता है, वो आवेश का जो जिम्मेदार होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई परमाणु है, यहाँ पर देखिए परमाणु संरचना क्या होती है, ये बीच में होता है नाभिक और ये आपका होता है कक्षक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। देखिए नाभिक के बीच में यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस कक्षक पर क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और ये आपका होता है उदासीन। ये क्या होता है, उदासीन। तो अब ध्यान देखिए इसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, ये दोनों क्या होते हैं, आवेश होते हैं, लेकिन आपका न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन का उदासीन होता है। तो इसमें देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर जितना आपका ऋणावेश होता है उतना प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इससे परमाणु क्या होता है, आपका उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु का होता है उदासीन। अब मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, पदार्थ देखिए परमाणु से बना है, अगर कोई पदार्थ है वो अगर आवेशित है तो या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित। कैसा होगा, या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित। तो देखिए धनावेशित या ऋणावेशित कैसे होता है आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, बता देंगे समझ जाएंगे, लेकिन ये धनावेश और ऋणावेश आता कैसे ये जानना जरूरी है। तो देखिए धनावेश, देखिए अगर आपसे पूछा है धनावेश क्या होता है, तो देखो यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की, देखिए ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए तो वह धनावेशित हो जाता है। देखिए अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो जाए तो उस पर क्या जाता है, धनावेश। अब ये होता है आप लोग देखिए ध्यान से, परमाणु में क्या था, प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था। अब मान लीजिए तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो गई तो अधिक कौन हो गया, प्रोटॉन। देखिए ध्यान से, अगर ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो गई तो किससे, प्रोटॉन संख्या अधिक हो जाएगी। अब प्रोटॉन अधिक हो गई, प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेश, यानी ये पदार्थ कैसा हो जाएगा, धनावेश। कैसा हो जाएगा, धनावेश। अब आपको समझ में आ गया कि कहां से धनावेश आता है, तो इसका रीजन यही होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएंगे। अब प्रोटॉन अधिक हो गया तो धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, धनावेश। अब अगर बात करें ऋणावेश की, किसकी बात करें, ऋणावेश। तो आप लोग खुद बताओ, अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर हमको पता चल गया धनावेश कैसे होता है तो ऋणावेश नहीं समझ जाओगे। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो रही तो बढ़ कर रहा है प्रोटॉन, तो कैसा रहा, धनावेश। अगर आपको ऋणावेश लाना है तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या कर दो, अधिक कर दो, इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक कर दो। अगर आप इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक कर दोगे तो प्रोटॉन संख्या कम हो जाए। अब प्रोटॉन संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक हो गई, तो पदार्थ कैसा हो जाएगा, पदार्थ आपका कैसा हो जाएगा, ऋणावेश। देखिए यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए, क्या हो जाए, संख्या इस पर अधिक हो जाए। देखिए यहाँ कम था ना, यहाँ पर हो जाए अधिक हो जाए, अधिक हो जाए तो वह ऋणावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इतना समझ आ गया आप लोग को। अब ध्यान समझ लीजिए, अब धनावेश कहां से है, ऋणावेश कहां से। देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको कोई पूछेगा कि कौन धनावेश हो रहा है, कौन ऋणावेश हो रहा है, क्यों हो रहा है,
तो आप तुरंत समझ जाओगे। क्योंकि देखिए इसको हम इतना ज्यादा क्यों बेसिक समझाएं, क्योंकि इस पर सवाल आता है, इस पर आपका 1 नंबर 2 नंबर सवाल आ जाता है, और आपको एकदम बेसिक सी चीज है, एकदम छोटी चीज है, इससे लोग स्किप कर देते हैं और इस पर सवाल आ जाता है तो फंस जाते हैं। लेकिन अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपका कई सौ मार्क्स सवाल पूछेगा तब तुम कर दो। चलिए अब हम पढ़ चुके हैं आवेश, अब आवेश के कुछ गुण पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, आवेश के कुछ गुण। चलिए तो आगे पढ़ते हैं अब आवेश के गुण। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश का गुण। देखिए अब आवेश के कुछ गुण होते हैं। जैसे आपने देखा कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब देखिए मान लीजिए आपके पास दो आवेश है, देखिए इसका गुण क्या होता है। अगर आपके पास यहाँ पर एक धनावेश है और यहाँ पर एक ऋणावेश है, अब देखिए आपके पास दो आवेश है, कितने आवेश है, दो आवेश है, एक धनावेश एक है ऋणावेश। तो इन दोनों आवेशों को अगर आप पास लाते हैं तो इनके बीच आकर्षण होता है। इनके बीच क्या होता है, आकर्षण। और अगर आप आवेश बदल दीजिए, देखिए आवेश का गुण होता क्या है कि आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश के गुण होता है कि उनका खुद से गुण है, वो प्रकृति में उनका गुण ही है कि आवेश या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। अब आकर्षित कब करेंगे, प्रतिकर्षित कब करेंगे, इसको समझिए। तो देखिए अगर दो समान प्रकार के आवेश, कैसे समान, या तो प्लस प्लस हो दोनों या दोनों माइनस माइनस, अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। मतलब अपने जैसे के साथ नहीं रहेंगे, दूसरे के साथ रहना चाहेंगे। जैसे एक धनावेश है दूसरा धनावेश, इसके साथ नहीं रहेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। या एक ऋणावेश है दूसरा ऋणावेश, तीनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। और वहीं एक आपका धनावेश आ जाए, एक ऋणावेश आ जाए, अब धनावेश ऋणावेश आ गया तो अलग अलग होंगे नहीं, तो दोनों पास आना चाहेंगे, तो यानी आकर्षण होगा। इनमें क्या होगा, आकर्षण। यानी अलग अलग रहेंगे तो पास आना चाहेंगे और समान रहेंगे तो दूर जाना चाहेंगे। तो अब देखिए अगर ये दोनों प्लस और माइनस है तो ये समान है क्या, समान, ये कैसे है, ये आपके यहाँ असमान, असमान। अगर असमान है तो इनमें क्या होगा, अगर ये असमान है तो इनमें होगा आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। देखिए ये दोनों आवेश कैसे थे, एक धनावेश था एक ऋणावेश, तो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे विपरीत हैं या फिर समझ के कि अलग है, तो असमान है कि नहीं, अगर असमान है तो इनमें क्या होता है, आकर्षण। अब अगर सपोज यहाँ पर आपका एक ये धनावेश था, ये भी धनावेश था, अब ध्यान से देखो इस स्थिति में क्या होगा। अब आप खुद ध्यान से सोचो कि जब दोनों प्लस माइनस थे यानी अलग अलग थे, असमान थे, तो क्या होगा, आकर्षण। अब क्या है, ये प्लस ये भी प्लस है, तो दोनों समान हो गए ना। अब कैसे हो गई है, अब ये हो गए आपके, देखिए अब ये हो गए आपके समान। अगर ये समान हो गए तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक और कंडीशन बनता है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। देखो माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू। अब देखिए जैसे यहाँ पे दोनों प्लस प्लस थे, वैसे यहाँ दोनों क्या है, माइनस है, तो ये दोनों भी कैसे हैं, ये दोनों भी आपस में समान है। अगर समान है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। अब आपको समझ में आ गया। अगर दो आवेश है, कितने आवेश है, दो आवेश, दोनों आवेश अगर समान है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों समान असमान है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इतना चीज समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए इनके भी जो आकर्षण है प्रतिकर्षण, देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण ये बल है, ये क्या है, ये दोनों आपके बल है, ये क्या है, बल। अब बल है तो बताइए आकर्षण प्रतिकर्षण आपका एक प्रकार का बल है, तो इसको ये चीज समझ में आ गया लोगों को, पहले के लोगों को, मतलब उनको पता चल गया कि आवेश समान होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान होता है आकर्षित। फिर एक लोग आए, उन्होंने कहा ठीक है आकर्षण प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को कितना बल लगाकर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अब बल का परिमाण उनको चाहिए, तो उसके लिए अब उसके लिए तो कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। तो उन्होंने उस चीज का गहन अध्ययन किया और बताया फिर कि कैसे बल लगता है या बल का परिमाण कितना हो। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कूलाम, जिनका क्या नाम था, कूलाम। और उन्होंने एक नियम दिया जिसको रखा गया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किस पर था, आपका आवेश पर ही था। देखिए उन्होंने आवेश के गुण को देखा, किसको देखा कि आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा था, या तो आकर्षण होता है प्रतिकर्षण। तो उन्होंने ये कहा कि चलिए यह आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है, पर ये कितना हो रहा है, इसको उन्होंने बताया। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो कूलाम का नियम, देखिए जो कूलाम का नियम है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। इसको तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, इसमें एक एक शब्द को समझना है, कौन शब्द कहाँ से आया, को कैसे होता है, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे तो फिक्स है कि या तो थ्योरी पूछ लेगा या तो इससे सवाल पूछता है। तो आपको एक एक चीज को तुम ध्यान से सुनना है और कॉपी पर लिखना है। देखिए कूलाम ने क्या कहा कि दो आवेश हैं Q1 और Q2। अब इनके बीच की दूरी कुछ दूरी है,
ये दूरी है r, कितना है r। तो देखिए गुलाम ने दो आवेश लिया, एक Q1 Q2, इनके बीच की दूरी क्या हुई r। अब उन्होंने देखा कि इनके बीच जो बल लग रहा है वो बल किस पर निर्भर करता है। तो गुलाम ने देखा कि जो बल है वो बल इन दोनों आवेशों के, यानी जो इन दोनों के बीच लग रहा है बल, या तो आकर्षण हो गया तो प्रतिकर्षण, वो तो इनके प्रकृति पर निर्भर करेगा कि धनावेशी थे कि ऋणावेशी थे कि दोनों समान है क्या समान, लेकिन इनके बीच जो बल लगेगा उसका परिमाण Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपातिक था। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपातिक था। यानी देखिए यह बल जो था अनुपातिक था किसके, Q1 के Q2। आपका जो बल है इन दोनों के बीच जो लग रहा बल है वो आपका इस आवेश और इस आवेश के गुणनफल के अनुपातिक है। तो आपका देखिए बल अनुपातिक है Q1 और Q2। ये पहली चीज उन्होंने देखा। फिर उन्होंने दूसरी चीज क्या देखा कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है। जो दूरी है इन दोनों के बीच लगने वाला बल इस दूरी पर, ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच लगने वाला बल इसके बीच की दूरी पर, जो दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लगने वाला बल इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, देखिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये आपका समीकरण दूसरा है, ये समीकरण पहला है। देखिए उन्होंने कहा कि पहले इन दोनों के जो बल लग रहा है Q1 Q2 इनके गुणनफल के अनुपाती, अब बीच की दूरी के वर्ग की क्या है व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों समीकरणों को मिला दीजिए तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर अगर आप मिला देंगे तो देखिए क्या होगा, यह अनुपाती होगा Q1 Q2 अपान r²। देखिए बल क्या हो गया Q1, देखिए पहला समीकरण क्या था Q1 Q2 ये क्या था अनुपाती थे और r² क्या था व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होगा Q1 Q2 अनुपाती और r² व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है अनुपाती, और अनुपाती को चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक गुणा करना किया जाता है। तो उन्होंने गुलाम ने एक नियतांक गुणा किया, यह बराबर हो गया, उन्होंने एक के नियतांक गुणा किया, किसका के का। देखिए जब इसमें के का गुणा कर देंगे तो ये अनुपाती है तो बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपान r²। यही आपका उन्होंने बताया। ये आपका क्या है कूलाम, यानी जब दो आवेशों को r दूरी पर एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच जो बल लगता है क्या लगता है के Q1 Q2 अपान r²। अब यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के क्या है, तो देखिए जो आपका के है, के आपका क्या है स्थिर विद्युत नियतांक। के आपका क्या है, देखिए के आपका स्थिर विद्युत की नियतांक। के क्या है, के स्थिर विद्युत की नियतांक। ये क्या है, देखिए ये जो दोनों आवेश थे स्थिर अवस्था में और इनके बीच दूरी क्या है r। तो जो कूलाम बल है या कूलाम नियम है ये आपका क्या है दो स्थिर आवेशों के लिए, किसके दो स्थिर आवेशों के लिए इसमें जो नियतांक गुणा किया वो क्या है स्थिर विद्युत की नियतांक। अब के का क्या होता है उसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा देखिए। के आपका नियतांक है, इसका मान कितना होता है, तो देखिए के का मान होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए ये के का मात्रक है, ये के क्या है मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के का मात्रक है, उसका मान होता है 9×10⁻⁹। अब के बराबर एक चीज और होता है, देखिए के बराबर होता है 1/4πε0। ये के बराबर यही होता है और इसको सोल्व करने पे इसका मान है। जैसे आप पूछेंगे कि सर ये कहाँ से आ गया, ये तो देखिए ये कहाँ से है इसको सोल्व करने पे, क्योंकि के बराबर होता है 1/4πε0। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपका यही 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए यहाँ n न्यूटन है, यह मीटर है, इस पर स्क्वायर है और कूलम c क्या है कूलम। अब यहाँ पर आप नई चीज देख रहे हो इप्सिलॉन नॉट। अब इप्सिलॉन नॉट क्या है तो इसको समझिए। देखिए जो आपका इप्सिलॉन नॉट है यह क्या है, यह आपका निर्वात या वायु का विद्युतशीलता है। निर्वात या वायु का क्या है विद्युतशीलता, यानी इप्सिलॉन नॉट क्या आपका निर्वात या वायु का विद्युतशीलता है। इसका मान क्या होता है, देखिए इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये इप्सिलॉन का मान है। इप्सिलॉन का मान क्या था, 8.5 4 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए इस इप्सिलॉन का मान को अगर आप यहाँ रख के हल करेंगे तो आपका यही आंसर है। ठीक है, आपका क्या हो गया, इप्सिलॉन का मान। देखिए यही आपका था पूरा कूलम का नियम। ये क्या था, कूलम का नियम। तो कूलम का नियम आप समझ गए कि आपका ये बराबर क्या होगा, K Q1 Q2/r²। अब आपको ये याद रखना है, इसी सूत्र पर कुछ सवाल भी आते हैं। इस सूत्र पर क्या आते हैं, कुछ सवाल आते हैं। चलिए आपको एक छोटा सा सवाल करवा देते हैं कूलम के नियम पर उदाहरण, जैसे आप समझ तो गए। देखिए आपने क्या कूलम का पहले नियम पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया, उसके मान पढ़ लिए, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इस पर सवाल कैसे आता है, एक करवा देते हैं आपको क्वेश्चन। चलिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि दो बिंदु आवेश जिनका मान 2 कूलम तथा 6 कूलम है तथा इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना करो। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, सिंपल से एकदम। देखिए क्या कहा है, दो बिंदु आवेश जिनका मान 2 कूलम तथा 6 कूलम है तथा इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना। देखिए किसी भी सवाल को करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, एकदम सिंपल से स्टेप। आज हम आपको बताएंगे कि किस फिजिक्स का सवाल कर रहे हो आप तो कितना आसानी भाषा में कर सकते हो या सिंपल कर सकते हो। देखिए फिजिक्स से अगर समझना है तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़ो, एक बार एकदम आराम से सवाल को पढ़ो, उसमें देखो किसका मान दिया, पहले मान लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा है कि दो बिंदु आवेश है, एक आवेश यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है और इनके बीच की दूरी कुछ R है। अब ध्यान से देखिए जो आपका Q1 है, अब देखिए आपको कहा है कि दो बिंदु आवेश जिनका मान 2 कूलम और 6 कूलम, यानी एक आवेश का है आपका, मान लीजिए अगर Q1 का मान आपका है 2 कूलम, कितना है 2 कूलम, और तथा 6 कूलम, यानी Q2 का मान कितना दिया है 6 कूलम, और तथा इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इनके बीच की दूरी, अब दूरी क्या है आपका R का मान भी आपको दे दिया, कितना दिया 20 सेंटीमीटर। तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना करो। आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये देखिए आपको Q1 का मान दिया है कितना 2 कूलम, Q2 का मान दिया है 6 कूलम और R का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। अब अच्छा ये बताइए आप लोग, देखिए कूलम ये दोनों किसमें एसआई पद्धति मात्रक और उनका सेंटीमीटर किसमें सीजीएस में, इसको पहले आप एसआई में बदल लीजिए। तो अगर दूरी का मात्रक अब क्या होता है मीटर होता है और इसमें दिया सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, देखो 20 में आप अगर इसको सेंटीमीटर मीटर में लोगे तो इसको क्या करोगे 100 से भाग दे दोगे, 100 से क्या करोगे भाग दो, तो इसमें बदल जाएगा मीटर। अब देखो अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 0 कट जाएगा, देखिए कितना आएगा 2/10, 2/10 को आप लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि देखिए ये संख्या नीचे है, अगर ये ऊपर आते हैं इसके घात यहाँ पर 1 और ऊपर आएगा तो उस घात बदल जाता है, अगर प्लस वाला माइनस जाएगा माइनस वाला प्लस, तो आपका प्लस ऊपर आएगा क्या हो गया माइनस। अब ये आपका देखिए मान हो गया। अब आपसे पूछ रहा है बल, तो अब बल का सूत्र पहले बताओ क्या होता है, बल का सूत्र होता है K Q1 Q2/R²। अब इसी सूत्र में आप रख दीजिए, देखिए कूलम सूत्र ही था, ये बड़ा क्या था K Q1 Q2/R², तो आप इसी सूत्र में देखिए मान यहाँ से उठाइए, यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो चलिए जल्दी से रखिए, ये बराबर कितना आएगा, देखिए K का मान कितना है, K का मान है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 मान कितना है, Q1 मान आपको दिया है देखिए 2 कूलम, 2 इंटू Q2 मान कितना है 6 यानी 6/R²। देखिए R का मान है 2 × 10⁻1, 2 × 10⁻1, अब इसका आप कर दो स्क्वायर, इसका क्या कर दो स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो
देखिए अब नीचे जगह नहीं बचा है तो हम यहाँ ऊपर हल कर देंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा ये अलग है। देखिए इसको यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बराबर आपका देखिए यह 9 है, 9 गुणे 2 गुणे 6 इंटू 10 की घात, देखिए 9 है, 10 की घात 9 अपन नीचे से देखिए ये 2 गुणे 10 का माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4 इंटू देखिए 10 घात माइनस 1 है, 10 घात माइनस 1 घात अगर होता है घात का स्क्वायर करोगे तो उसे गुणा हो जाता है, 2 का 2 आपका हो जाएगा 10 घात माइनस 2, 10 घाते माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आप इसे 4 काट सकते हैं, 2 1 का 2, 2 दूना 4, अब फिर 2 काट सकते हैं, देखिए 2 1 का 2, 2 3 6, देखिए यहाँ पर ऊपर क्या बचा 3 और यहाँ 9 है, 3 का गुणा 9 कर दो क्या आ जाएगा आपका, यह बराबर आ जाएगा 3 27, 9 3 27। अब देखिए घात में 10 घाते माइनस 2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 प्लस है तो 9 और 2 पर या प्लस 9 2 11, तो कितना आ जाएगा गुणा 10 घाते 11। अब बल्क मात्रक होता है न्यूटन, ये आपका होगा आंसर। इस तरीके से आपको देखिए आपका कूलम का नियम था, अब इस कूलम के नियम पर आपके सवाल था, एक सवाल करवा दिए। अगर इसी प्रकार आप और भी चाहते हैं कि और सारे सवाल करवाया जाए और साइड थ्योरी किया जाए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा।